जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये भारतीय इतिहास से मध्यकाल से पहले की जो घटना है उसे मैं आज कवर करूंगा। ये पूर्व मध्यकाल है, 800 से 1200 ईस्वी का मध्यकाल 1206 के बाद स्टार्ट होती है। तो ये पूर्व मध्यकाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे मैं आज कवर करूंगा। और इससे पहले प्राचीन काल की सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और प्लेलिस्ट में शामिल है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्राचीन भारत की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। भारतीय संविधान से भी कुछ सारे चैप्टर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसे भी प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया हूँ, उसे भी जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व मध्यकाल जो 800 से 1200 ईस्वी के बीच का जो घटना था उसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक विशेष एग्जामों में या अन्य एग्जामों में भी। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? कौन शासक हैं जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो फर्स्ट में कहा जा रहा है, ए में पृथ्वीराज प्रथम, बी में पृथ्वीराज द्वितीय, सी में पृथ्वीराज तृतीय, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान किसे कहते थे? पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 के बीच रहा है, 1192 के बीच रहा है, इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध लड़ा। 1193 में त्राइन का प्रथम युद्ध में ये विजय घोषित हुए, मोहम्मद गौरी को पराजित किए 1191 में जो त्राइन का युद्ध हुआ उसमें, जबकि 1192 में त्राइन की द्वितीय युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा मोहम्मद गौरी से। तो पृथ्वीराज चौहान किन्हें कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क था। कुछ ताम्रपत्र लेख लिखे हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में जो बिहार के शासक थे, राजाओं थे, उनका संबंध विदेश के कौन से देश से संबंध था, ये हमसे पता चल रहा है, पूछ रहा है प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बर्मा से था, बी में थाईलैंड से था, सी में कंबोडिया से था और डी में जावा सुमात्रा से था। तो ऑप्शन नंबर डी जावा सुमात्रा से था। ताम्रपत्र में यह लिखा गया है कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं था उनका संबंध जावा सुमात्रा से था। और पाल वंश के शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। लेखकों में उसे परम सौगत कहा जाता है। पाल वंश के शासक को, देवपाल को परम सौगत के नाम से भी जाना जाता है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर उस नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि बिहार के जो राजा थे पहले, उनका विदेशों से संपर्क पहले से ही मौजूद है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको, तो ऊपर ही इसकी व्याख्या हमने पढ़ा है। तो स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था? सो हमसे पूछ रहा है, स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था? स्वर्ण भूमि उसी को बोलते हैं, जावा सुमात्रा को ही बोलते हैं स्वर्ण भूमि, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए किससे? देवदूत से, देवपाल से 5 गांव दान में मांगा था। तो वो कौन सा राजा था? धरीन्द्र था या साग्रम धनंजय था, बालपुत्र देव था या चूड़ामणि वर्मन था? तो ऑप्शन या इनमें से कोई, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बालपुत्र देव थे, जो जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुरोध किया था कि
मुझे 5 गांव दान में दें। तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन थे? बालपुत्र देव। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन बिहार कहाँ पर बनवाया था? जो गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी थी, जो धर्म चक्र जीन बिहार कहाँ पर बनवाया था? ऑप्शन 4 है, बोधगया में, राजगीर में, कुशीनगर में या सारनाथ में। धर्म चक्र बिहार कहाँ बनवाया था? तो देखिए, धर्म चक्र यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे, वहीं पर कुमार देवी ने धर्म चक्र बनवाया था। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानी थी, यानी बौद्ध को मानने वाली थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जीन बिहार बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है, हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है, कौन से क्षत्रिय बताया गया है? चंद्रवंशी क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, यदुवंशी या सूर्यवंशी? तो हमीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। हमीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है, अल्लाह उदल संबंधित है। तो अल्लाह उदल किस शासक से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है अल्लाह उदल? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। महोबा के थे अल्लाह उदल। अल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमादित्य देव या परमल, जो 1165 से 1203 तक उनका कार्यकाल था, उनके सेनानायक थे अल्लाह उदल। किसके सेनानायक थे? परमादित्य देव के सेनानायक थे अल्लाह उदल। 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय अल्लाह उदल ने डटकर सामना किया था, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध है। और पृथ्वीराज रासो एवं जानकीकृत परमाल रासो के अल्लाह खंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कलहन, बिलहन, जानक, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई थे जो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है या उन्हें राज पिथौरा भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को, के दरबारी कवि थे ये। कौन? चंद्रबरदाई। किनके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे, और उन्होंने इन्हें पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की ओर। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जानक या नैनन चंद्र सूरी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जानक, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जानक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसके सामने कुछ मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो अब्दुल रहमान हमीर रासो, अब्दुल रहमान थे जो हमीर रासो के लेखक हैं, तो यही गलत है। कौन सुमित नहीं है? तो ये गलत है। अब्दुल रहमान हमीर रासो नहीं थे। हमीर रासो, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। उसके बाद हम चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो सही है। अगली ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में विलिका यानी विलिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? कौन सा शासक था जो दिल्ली का स्थापना किया था? तो वो कौन था? तोमर वंश
था तोमर वंश। तोमर वंश था जो दिल्ली का स्थापना किया था, और तोमर वंश में अनंग पाल ने दिल्ली का शासन किया था, दिल्ली की स्थापना किया था। तोमर वंश के शासक अनंग पाल, दिल्ली के संस्थापक कौन है? अनंग पाल है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, किसका नाम था? जजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? एक में है बुंदेलखंड का, बी में है बघेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का। तो जजाक भुक्ति था जो बुंदेलखंड का नाम था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बुंदेलखंड को जजाक भुक्ति के नाम से पहले जाना जाता है। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जय सिंह का या जजाक के नाम पर ही यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाया था। तो बुंदेलखंड को प्राचीन काल में जजाक भुक्ति कहा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव था जो किस वंश का शासक था? चार ऑप्शन है, जजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मति के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जजाक भुक्ति के चंदेल शासक थे धंगदेव। धंगदेव थे जजाक भुक्ति के चंदेल शासक थे, और सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुए धंगदेव। और वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था धंगदेव। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण भी इन्होंने किया था। धंगदेव ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंदेल वंश के शासक थे। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग दिया था। राजा धंगदेव थे जो शिव की आराधना करते हुए संगम में अपना शरीर को त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जजाक भुक्ति के चंदेल थे, यानी बुंदेलखंड के चंदेल वंशी राजा थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित करते हुए अपना उत्तर लिखें। तो कुछ शासक दिए हुए हैं, उनका काल अनुक्रम के अनुसार उसे सजाइए। कौन कब आया था? यदि देख ले इसमें से सबसे पहले विद्याधर। विद्याधर के कार्यकाल कब था? 1019 से 1029 तक विद्याधर का कार्यकाल था। 1019 से 1029 तक विद्याधर का कार्यकाल था। ठीक है। उसके बाद यदि राजा धंग का देखें, राजा धंग का कार्यकाल 950 से लेकर के राजा धंग का कार्यकाल 950 से लेकर के 1002 तक था राजा धंग का कार्यकाल। और यदि इसे कीर्ति वर्मा का कार्यकाल देखें तो 1060 से लेकर के और 1100 था। कीर्ति वर्मा सब ईस्वी में है, सब ईस्वी में है, सारा ईस्वी में है। 1100 था। ठीक है, ये भी ईस्वी में है। और यशो वर्मन का कार्यकाल देखें तो 930 से लेकर के यशो वर्मा 950 तक था, ये भी ईस्वी में है। तो सबसे पहले कौन आएगा ये हमें सजाने कह रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें यशो वर्मन आएंगे। ऑप्शन 3 सबसे पहले किस में है? ए में है, बी में है। पहले यशो वर्मन 930 से 950 और फिर 950 के बाद धंग आएंगे, फिर राजा धंग। 3 और 2 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सबसे पहले यशो वर्मा, फिर राजा धंग, और फिर उसके बाद आ जाएंगे विद्याधर, उसके बाद कीर्ति वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरा सही होगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सबसे पहले कौन होंगे? यशो वर्मा, राजा धंग, फिर विद्याधर, उसके बाद कीर्ति वर्मा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है कि पुड्रोवर्धन मुक्ति अवस्थित थे। पुड्रोवर्धन कहाँ के ये थे? मुक्ति अवस्थित थे। तो पुड्रोवर्धन थे जो उत्तर बंगाल क्षेत्र के अवस्थित थे। कहाँ के? उत्तर बंगाल क्षेत्र के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पुड्रोवर्धन कहाँ के थे? उत्तर बंगाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, देवपाल। पाल वंश के संस्थापक थे, और पाल वंश के क्षत्रिय वंश का कहा जाता है। देवपाल एक क्षत्रिय वंश थे। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक बिहार का निर्माण करवाया था। पाल वंश। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बंगाल में था, बिहार में था, गुजरात में या तमिलनाडु में था। तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र था जो ऑप्शन नंबर बी बिहार में था। और इसे उदंतपुरी को उदानपुरी भी कहा जाता है, उदनापुर में भी कहा जाता है।
उदनापुर, उदनपुर पूरी शिक्षा विहार को उदनापुर भी कहा जाता है। और यह शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना गोपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल परम सौगत के नाम से जाने जाते हैं। धर्मपाल को एक क्या उपाधि मिली थी? परम सौगात। और विक्रमशिला एवं सोमपुर पहाड़ी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, वहां एक बिहार की स्थापना भी की थी। और सोमपुर पहाड़ी पर, पहाड़पुर जिसको बोलते हैं, सोमपुर किसे बोलते हैं? पहाड़पुर में एक प्रसिद्ध बिहारों का भी स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तारानाथ के अनुसार, एक लेखक है तारानाथ, उनके अनुसार जो धर्मपाल थे वो 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक सहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं था धर्मपाल के रूप में। ये कौन बोलते हैं? लेखक धर्मपाल के अनुसार, ये लेखक है तारानाथ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो अभी जस्ट हमने बताया धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। विक्रमशिला प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की। धर्मपाल के कार्यकाल कब था? 770 से लेके 810 तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह धर्मपाल था। और धर्मपाल था। गोपाल ने सोम और गोपाल ने भी एक गोपाल ने एक उदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। उदंतपुरी में उदामपुर भी जिसे कहते हैं की स्थापना की थी। शिक्षा केंद्र की स्थापना गोपाल ने की थी। उदानपुर या उदंतपुरी दोनों एक ही कहा जाता है। शिक्षा विहार की स्थापना गोपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो ऑप्शन नंबर पाल वंश ने कराई थी। ये प्रश्न पूछने का तरीका है दोस्तों, किस तरह से, और इससे ये पता चलता है कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक था? तो धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में कहा जाए निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान शिक्षा का केंद्र नहीं था पूर्व मध्यकाल में? तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या उदंतपुरी। तो देखिए, नालंदा कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने, उदंतपुरी आपको गोपाल ने, तक्षशिला जो था पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाला यानी संस्थापक कौन था राष्ट्रकूटों का? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। दंतीदुर्ग ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। और दंतीदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्य गर्भ यानी महादान यज्ञ करवाने वाला दंतीदुर्ग ही थे। उज्जैनी में उन्होंने महागर्भ
हिरण्यगर्भ जिसे कहा जाता है, यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। अभी जस्ट हमने बताया कौन सा शासक था जो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान जिसे बोलते हैं यज्ञ करवाया था। दंती दुर्ग वो किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन था जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? वो कौन सा शासक था जो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था जब उनके पिता युद्ध लड़ने गए थे? तो 4 ऑप्शन है, अमोघ वर्ष, भोज परमार, धर्मपाल या नागभट्टू प्रतिहार। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष था जब उनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड ने जब उनके पिता राजा गोविंद थर्ड उत्तर भारत की सफल अभियान के लिए गए थे, तो उस समय उनकी अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है उनकी जन्म हुई थी सैनिक छावनी में ही। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 महानतम प्रतिहार राजा था कौन था? प्रतिहार राजाओं में कौन था जो महानतम था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो सबसे पहले तो ये दोनों तो पाल वंश से संबंधित हो गए। वो हर्ष जानते हैं वर्धन वंश, और मिहिर भोज तेरे प्रतिहार वंश से था। तो इस प्रकार भी ऑप्शन को छाट सकते हैं। हमसे पूछा है, ये कह रहा है कौन सा महानतम प्रतिहार राजा था, तो इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा तो हम निकाल सकते हैं यदि आपको वंश के बारे में जानकारी हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। महानतम प्रतिहार वंश का प्रतिहार राजा था वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज, इनका कार्यकाल 836 से 885 तक था। मिहिर भोज का कार्यकाल, और धर्मपाल वंश का राजा था, और ये जो थे प्रतिहार वंश के राजा थे मिहिर भोज। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हुआ। धर्मपाल पाल वंश का राजा है, और धर्मपाल पाल वंश का राजा है। ठीक है, और इनका कार्यकाल धर्मपाल का 880 से लेके 780 से लेके 815 तक था धर्मपाल के कार्यकाल। ठीक, फिर यदि महेंद्रपाल देखें, महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। महेंद्रपाल कौन था? प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल। ठीक है, और हर्ष था जो पुष्यभूति वंश का शासक था हर्ष, और 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्ष का शासनकाल था। तो इस प्रकार आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? आदि वराह की थी, किसकी उपाधि थी? मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मिहिर भोज की आदि वराह की उपाधि धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? वो मिहिर भोज था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था, और उसने आदि वराह या प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज को आदि वराह भी कहा जाता है या प्रभास भी कहा जाता है। वो कौन धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल अनुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो कौन कब आया उसका काल अनुक्रम सजाने के लिए कहा जा रहा है। वत्सराज, सबसे पहले मैं देखूंगा नागभट्ट द्वितीय, इनका कार्यकाल कब था? तो 800 से 833 ईस्वी तक नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल था ईस्वी तक। ठीक है, सब ईस्वी में चलेगा। 800 से 833 ईस्वी तक नागपाल रहे, नागभट्ट द्वितीय रहे। उसके बाद यदि महिपाल को देखें, महिपाल, तो महिपाल का कार्यकाल 912 से लेके 44 तक रहा, 944 ईस्वी तक। ठीक है, ये महिपाल का कार्यकाल है। उसके बाद महेंद्रपाल का कार्यकाल है 885 से लेकर 910 तक महेंद्रपाल रहे, 10 ईस्वी तक महेंद्रपाल रहे। और वत्सराज का कार्यकाल 775 से लेकर के 800 तक रहा, वत्सराज का कार्यकाल। तो हमें काल अनुक्रम के रूप में सजाना है, तो देख सकते हैं सबसे पहले कौन आएगा? वत्सराज आएगा, पहले 4 आएगा। 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 4 1, फिर उसके बाद नागभट्टू आएंगे वत्सराज के बाद, उसके बाद महेंद्रपाल रहेंगे, महेंद्रपाल के बाद महिपाल रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर देख लें, सबसे पहले वत्सराज, ठीक है, उसके बाद नागभट्टू,
वत्सराज के बाद, उसके बाद महेंद्रपाल, उसके बाद महिपाल। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। नागभट्टो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से है। महेंद्रपाल प्रथम ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से है। और भरतभट्ट प्रथम ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से है। देवपाल पाल वंश से है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं है, तो देवपाल मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में। 33 में कहा जा रहा है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो हेमचंद्र थे वो जैन विद्वान थे, वो किसके शासनकाल में रहा करते थे, वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो हेमचंद्र, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अमोघ वर्ष के शासनकाल में, कुमार पाल के शासनकाल में, जयसिंह सिद्धराज के शासनकाल में या विद्याधर के शासनकाल में। तो महेंद्र जैन थे, हेमचंद्र थे जो कुमार पाल के शासनकाल में अलंकृत कहा करते थे। हेमचंद्र, कुमार पाल वो जैन मतानुयायी थे। कौन? तो हेमचंद्र। और जो कुमार पाल हैं सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। हेमचंद्र सोलंकी वंश के जो शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उनके समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल, जिनका कार्यकाल, कुमारपाल का कार्यकाल 1172 से लेके 1112 नहीं 1143 से लेके 1172 तक था। ठीक है, जयसिंह किनका? कुमारपाल का। और कुमारपाल के समय में ही उनकी सभा को अलंकृत किया करते थे हेमचंद्र। और कौन सा शासक है कुमारपाल? तो वो सोलंकी वंश के शासक है कुमारपाल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवंत चलाने का यश प्राप्त था? नया संवंत चलाने का यश प्राप्त कौन था? लक्ष्मण सेन, देवपाल, विजय सेन या धर्मपाल? तो चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को, इनका कार्यकाल कब था? लक्ष्मण सेन का 1178 से लेके 1206 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन का कार्यकाल था। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण सेन चंद्रवंशी शासक थे, लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और इन्होंने, लक्ष्मण सेन ने 28 वर्ष तक शासन किए थे और सेन वंश का चौथे शासक हुए लक्ष्मण सेन। और इनके द्वारा एक नए संवंत लक्ष्मण संवंत चलाया गया था। लक्ष्मण सेन के द्वारा एक लक्ष्मण संवंत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि इससे और इसे देखें तो ये दोनों, ए और बी को देखें तो ये दोनों पाल वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में लक्ष्मण संवंत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो अभी जस्ट हमने बताया था, चंद्रवंशी क्षत्रिय में सेन वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सेन वंशों के द्वारा किया गया था, लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, वो कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन? वो कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, यदि हम देख लें, हिमाद्री, राजशेखर, जिमुतवाहन और विज्ञानेश्वर में से, तो प्राचीन भारत हमसे ना मध्यकालीन भारत कह रहा, तो मध्यकालीन भारत में विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, उसके बाद हिमाद्री थे और जिमुतवाहन थे। ये तीनों मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। जबकि राजशेखर, विज्ञानेश्वर के यज्ञ बालक स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक की टीका ग्रंथ लिखा गया है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पर एक टीका ग्रंथ लिखा है और जिमुतवाहन ने दाय भागनामा ग्रंथ की रचना की है। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहा करते थे, राजशेखर। ठीक है, और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहा करते थे। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्वान साल भंजिका, बलराम रामायण और भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना राजशेखर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी मेरा सही आंसर होगा। 1, 2, 4 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? अभी जस्ट हमने बताया कि राजशेखर थे जो किसके दरबार से संबंधित थे, और संस्कृत में के कवि थे। तो राजशेखर थे महेंद्रपाल के समय में प्रसिद्ध थे।
महेंद्रपाल के दरबार में रहा करते थे। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल प्रथम के समय में राजशेखर रहा करते थे। इनकी प्रसिद्ध कृति है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ठीक है। और महिपाल के दरबार में ऑप्शन नंबर ऐसे बी और सी दोनों आंसर होगा, बी और सी दोनों होगा। महिपाल के दरबार में भी रहा करते थे राजशेखर और महेंद्रपाल के दरबार में भी रहा करते थे। इन्हीं का पुत्र था महिपाल, उनके दरबार में भी राजशेखर थे, लेकिन प्रसिद्धि मिली थी राजशेखर को महिपाल के दरबार में ज्यादातर। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। और इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, राजशेखर की कुछ कृतियां हैं काव्य मीमांसा और विद्या साल भंजिका, बाल रामायण, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास। इनकी कुछ ये प्रमुख है ग्रंथ है राजशेखर द्वारा लिखी हुई, सभी संस्कृत में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी और बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में ये मैच करने के लिए दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, ठीक है। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राजधानी है, तो प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी। तो देखें यदि हमको ये पता ना हो कि कौन किसका होगा, तो हमें चोल वंश की राजधानी तो याद है तंजौर है, दो का एक इसमें है। यदि आप इसे पकड़ लेंगे तो ऑप्शन मेरा सही होगा, दो का ए डी में है। इस प्रकार मेरा ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, एक ही से मुझे मिल गया। यदि हम देखें नागभट्ट के संस्थापक, मैच करेंगे, नागभट्ट के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट बोलते हैं। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट थे प्रतिहार वंश के। लेकिन प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तो वत्सराज था प्रतिहार वंश के संस्थापक, और वत्सराज प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक था। और प्रतिहार वंश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसकी राजधानी कन्नौज थी। प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, ठीक है, मिल रहा है डी में, एक का द कन्नौज थी इसकी राजधानी। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य की स्थापना विज्यालय ने किया था। चोल की स्थापना किसने किया था? विज्यालय ने। इसकी राजधानी कहाँ है? तंजौर, ये आ हो गया, ठीक है। उसके परमार वंश, परमार वंश के वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय को कहा जाता है। परमार वंश के वास्तविक संस्थापक, परमारों की राजधानी धारा नगरी थी, ये हो जाएगा। परमारों की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुंड राजपूत थे। इस वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश के संस्थापक या चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, और सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ा थी, अहिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ब होगा। तो इस प्रकार एक का द, दो का अ, तीन का स और चार का ब, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था। ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज और हर्षवर्धन। यदि आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं, अलग करके पता चल जाएगा आपको कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। देखिए ऐसे तो हमें प्रतिहार वंश के बारे में पूछा है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने किया था। अभी जस्ट हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वत्सराज हो जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज होंगे, और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछे तो वो मिहिर भोज हो जाएंगे, सबसे शक्तिशाली राजा। और हर्षवर्धन के जानते ही हैं, जो वर्धन वंश के से संबंधित है हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा जा रहा है राजवंश जो कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे कौन से राजवंश थे जो कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय लड़ाई लड़ी है? कौन कौन सा वंश था? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चोल था, पाल था, गुर्जर था या राष्ट्रकूट था। तो इसमें से पाल वंश थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज पर अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय लड़ाई लड़ा करते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन
त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, प्रतिहार था, पाल था, राष्ट्रकूट था, कौन नहीं था, तो चोल नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, चोल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। महोबा महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। तो ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का पुराना नाम है महोदया। महोदया किसे कहते थे? कन्नौज को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदया भी श्री नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता था? तो वही हुआ, कन्नौज को नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता था। कन्नौज का पुराना नाम है नगर महोदया श्री। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? वह कौन शासक था जो खंभात में मस्जिद तोड़ दी गई थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दिया था? वो शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जैसे सिद्धराज वो शासक थे जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए आर्थिक दान दिए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर, 45 की ओर। परमार वंश का संस्थापक कौन था? 45 में परमार वंश का संस्थापक कौन था? जयपाल, कनकपाल और जगतपाल कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा, परमार वंश का शासक इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ऐसे कनकपाल को माना जाता है परमार वंश का संस्थापक, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्रपाल अथवा कृष्णराज को माना जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्रपाल या कृष्णराज को माना जाता है। उपेंद्रपाल परमार वंश का संस्थापक यदि माना जाए, उपेंद्रपाल या कृष्णराज को माना जाएगा। तो इसमें आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 46। राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज परमार वंशी शासक थे, राजा भोज, और वो कहाँ शासक थे? परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात उसकी राजधानी धारा बनी, धारा बनी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही, बी मेरा सही आंसर होगा, धारा पर, धारा नगरी पर शासन किया था राजा भोज, धारा नगरी पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी, पहले उज्जैन था, उसके बाद धारा स्थापित की गई। राजा भोज ने संस्थापना कहाँ किया? धारा पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, वो कौन था? भोजराज, गोविंदराज, चंद्र बर्मन या महिपाल? वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, भोजराज था वो। ऑप्शन नंबर ए भोजराज। परमार वंशी शासक भोजराज कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक समरांगन सूत्रधार है, समरांगन सूत्रधार। ये कौन थे? भोजराज थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? यानी कि भोजशाला मंदिर था, उस मंदिर में किस देवी को माना जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, भोजशाला देवी का अधिष्ठात्री मंदिर देवी भगवती सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में भोजशाला मंदिर पड़ता है। 49 में इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक नहीं था, तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्रपाल। ठीक है, उपेंद्रपाल परमार वंश के संस्थापक थे। मुंज भी परमार वंश से संबंधित है, और मुंज भी थे परमार वंश से संबंधित थे। उदयादित्य भी परमार वंश से संबंधित है। गंगादेव परमार वंश के शासक नहीं थे। गंगादेव कलचुरी वंश के शक्तिशाली शासक थे, और गंगादेव को विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी की थी गंगादेव ने। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का पर किया था गंगादेव ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा निम्नलिखित में स्थान दिया हुआ है और वो कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? बोधगया बुंदेलखंड में पड़ता है, नहीं, गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड में सही, बघेलखंड लिखा था, गलत है। दो सही है, खजुराहो बुंदेलखंड में सही है। शिरडी, शिरडी कहाँ पड़ता है? तो शिरडी आपको विदर्भ में, गलत है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। नासिक, नासिक मालवा में, ये भी गलत है। और तिरुपति, तिरुपति है जो रायल सीमा में, ये सही है, रायल सीमा में। तो 2 और 5 सही है, 2 और 5 मेरा सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। यदि देखें फिर से, बोधगया, बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार के गया में पड़ता है। खजुराहो बुंदेलखंड में पड़ता है, सही है।
शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है शिरडी। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो मेरा आंसर सी होगा, 2 और 5 सही है मिलान में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गौड़ बाहो के रचयिता थे, गौड़ बाहो के रचयिता कौन थे, यह प्रश्न पूछा है। हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या वानभट्ट। तो गौड़ बाहो के रचयिता वाकपति थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और गौड़ बाहो जो थे उसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। किसके समय में वाकपति थे, तो यशोवर्मन जो किस वंश के राजा थे, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उसके राज कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 52। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसने निरूपित करता है, अर्घट्टा किससे निरूपित करता है। तो अर्घट्टा का मतलब होता है कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को अर्घट्टा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 53। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के समान ही इन्होंने धर्म सहिष्णुता एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया तथा श्री भट्ट एवं मंसूर बिन अहमद जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 54। कनाट वंश का संस्थापक कौन था। कनाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव को कनाट वंश का संस्थापक माना जाता है और कनाट वंश की स्थापना 997 से 98 के बीच में हुआ था। 997 से 98 ईस्वी के आसपास हुई थी कनाट वंश की स्थापना। वो एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कनाट की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया था। कनाट वंश की राजधानी कहाँ था, सिमरौगढ़। और कनाट वंश का शासनकाल 1097 से 98 से लेकर के 1378 ईस्वी तक कनाट वंश का शासनकाल रहा। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कनाट वंश को। किस क्षेत्र में था कनाट वंश, तो मिथिला क्षेत्र में था और मिथिला के क्षेत्र को स्वर्ण युग कहा जाता है कनाट वंश को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, नान्यदेव कनाट वंश का संस्थापक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, और ये इस वीडियो का पूर्व मध्यकालीन भारत का ये अंतिम वीडियो ही होगा और उसके बाद मध्यकाल में अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। मध्यकाल से संबंधित, प्राचीन काल से मैं समाप्त कर दिया हूँ, ये पूर्व मध्यकाल था, उसके बाद मध्यकाल स्टार्ट करूंगा। ये लास्ट वीडियो है पूर्व मध्यकाल का, लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कनाट वंश का अंतिम शासक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। हरि सिंह कनाट वंश का अंतिम शासक था। कनाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे, जबकि हरि सिंह कनाट वंश का अंतिम शासक था और ये कला और एवं साहित्य के महान संरक्षक थे हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।